तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्जाम आपका चल रहा है, आपको पता है। तो आज हम लेकर के आ गए हैं 3 जुलाई सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। हर एक सब्जेक्ट का हम यहाँ पर एग्जाम एनालिसिस करवाने वाले हैं। आपका अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को अपने नाम के साथ में 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कर दीजिएगा। यह आपका चैनल है सक्सेस जंक्शन, जहाँ पर ऑल एग्जाम एनालिसिस करवाया जाता है डिटेल के साथ में। सबसे पहले हम यहाँ पर जीके, जीएस और साइंस को देखने वाले हैं। उसके बाद में आपको मैथ के क्वेश्चन बताएंगे, फिर रीजनिंग के क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद में हिंदी के कुछ क्वेश्चन मिल गए हैं तो सभी क्वेश्चन के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लास्ट एग्जाम तक हम आपका एग्जाम एनालिसिस इसी तरह से करवाने वाले हैं। नोटिफिकेशन बेल भी आपको जरूर से जरूर दबा लेना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जीके, जीएस और साइंस में क्या क्या पूछा गया है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है, ताजमहल को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था। 100% रियल प्रश्न आपके सामने लेकर के आ गए हैं। सही आंसर है 1983 में ताजमहल को यूनेस्को में शामिल किया गया था। चलिए कुछ जानकारी देख लीजिए इस प्रश्न के बारे में। तो ताजमहल लंबे समय से अपनी अविश्वसनीय सुंदरता और स्थापत्य योग्यता के लिए पहचाना जाता है। 1653 में इसका कार्य जो है निर्माण कार्य पूरा हो गया था और मुगल सम्राट के द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नियों में से एक मकबरे के रूप में कमीशन किया गया था। यानी कि मुगल बादशाह जो शाहजहां था, उन्होंने जो है मुमताज महल के लिए इस ताजमहल का निर्माण करवाया था। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो विश्व धरोहर सूची से लगातार प्रश्न बन रहे हैं, तो ये आपको एक बार ये टॉपिक देख लेना है। लूसेंट पे आपको देखने को मिल जाएगा, पीछे विविध में, वहां पर आपको ये पढ़ करके जाना है किसको कब जो है यूनेस्को में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक महिला साक्षरता किस राज्य की है, यह आपसे पूछा गया है। सुबह भी आपसे पूछा गया था साक्षरता वाला प्रश्न, तो साक्षरता वाले प्रश्न को आपको देख करके जाना है। सही आंसर केरल हो जाएगा। केरल में सर्वाधिक महिला साक्षरता है और अपने भारत में भी नंबर 1 पर केरल ही है साक्षरता में। तो देख लीजिए, केरल राज्य में महिलाओं का साक्षरता दर 87.86% है, जो राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर 33.7% की तुलना में कहीं अधिक है। यानी कि अपने भारत की महिला साक्षरता दर की बात करते हैं तो 33.7% है, वहीं केरल की साक्षरता दर 87.86% है। ठीक है। दूसरे स्थान पर लक्षद्वीप है, यह भी आपको देख लेना है। सबसे कम की अगर बात करें तो सबसे कम महिला साक्षरता दर जम्मू कश्मीर की है, यह भी आपको देख लेना है, क्योंकि सुबह आपसे पूछा गया था सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है, तो सुबह वाला आंसर बिहार था और इस टाइम का आंसर केरल और लक्षद्वीप हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है। सही आंसर हो जाएगा नीलमणि फूकन को 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। करंट अफेयर से 2 से 3 से 4 प्रश्न भी करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं। चलिए कुछ जानकारी आपको दे देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो काव्य डेस्क ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन समिति ने वर्ष 2021 और 2022 के लिए क्रमशः 56वां और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की है। इस बार 56वां और 57वां ये दोनों ज्ञानपीठ पुरस्कार एक साथ में दिए गए हैं। चलिए दोनों देख लेते हैं, क्योंकि आज अगर आपसे 2021 का पूछा है तो कल आपसे 2022 का भी पूछा जा सकता है। सही आंसर हो जाएगा 2021 के लिए असमिया साहित्यकार नीलमणि फूकन को तथा 2022 के लिए कोंकणी साहित्यकार दामोदर मुज्जा को यह पुरस्कार दिया गया है। दोनों का नाम आपको याद रखना है, आगे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। किस भाषा के हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो 2021 के लिए असमिया भाषा के पुरस्कार नीलमणि फूकन को दिया गया है और दामोदर मुज्जा जो है वो कोंकणी साहित्यकार हैं, इनको 57वां दिया गया है। अगला देखिए, बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में बक्सर का युद्ध हुआ था। चलिए देख लेते हैं कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध 22 और 23 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल काल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच में लड़ा गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना ने अंग्रेजों की कंपनी से लड़ रही थी, जिसमें कि ये संयुक्त सेना की हार हुई थी और अंग्रेजों की हेक्टर मुनरो वाली जो सेना थी वो जीत गई थी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में, तो देख लीजिए। 1933 में यह विचार मतलब कि दिमाग में आया था। 1933 में भारतीय संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र लाया गया। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना का सुझाव दिया गया और लेजिस्लेटिव असेंबली में नया विधेयक पेश किया गया। 1934 में यह विधेयक पारित हो गया और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई ने भारत के सेंट्रल बैंक के तौर पर कामकाज करना शुरू किया था। ठीक है। पूछा जाता है किस एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत जो है आरबीआई की स्थापना हुई थी। यह भी आपको याद रखना है। वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला प्रश्न है,
कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? लोक नृत्य से आज 2 प्रश्न पूछे गए हैं। सही आंसर है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है कथक। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। बिरजू महाराज आपको याद होंगे। बिरजू महाराज जो है वो कथक के ही एक नर्तक थे देखिए। तो कथक एक उत्तर भारतीय नृत्य है जो उत्तर प्रदेश राज्य में उत्पन्न हुआ था। कथक शब्द कथा से आया हुआ है जिसका अर्थ होता है कहानी, ठीक है? तो कहानी के बारे में बताया जाता है। शंभू महाराज, बिरजू महाराज ये सब जो है वो कथक के नर्तक हैं, ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। अगला लोक नृत्य से प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सा लोक नृत्य केरल का है? ऑप्शन में मोहिनी अट्टम दिया हुआ था। मोहिनी अट्टम आपका आंसर हो जाएगा। तो ये लोक नृत्य वाला पार्ट आपको पढ़ करके जाना है अगर अगली किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है। देख लीजिए, मोहिनी अट्टम का शाब्दिक व्याख्या है मोहिनी के नृत्य के रूप में की जाती है। हिंदू पौराणिक गाथा की दिव्य मोहिनी केरल का शास्त्रीय एकल नृत्य रूप है। तो केरल के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं यह आपको जरूर पढ़ करके जाना है। सत्रिया असम का लोक नृत्य है, ये भी आपको पढ़ करके जाना है। यहाँ से प्रश्न छऊ आपका झारखंड का है। तो ये कुछ लोक नृत्य लगातार पूछे जाते रहते हैं, तो इनको आपको पढ़ करके जाना है। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 243 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। 243 से लेकर के 243 ओ तक पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। देख लीजिए, अनुच्छेद 243 से 243 ओ में पंचायत शीर्षक के तहत यह प्रावधान पूरा किया गया है। यह हिस्सा जो है वो आपका 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची में 29 विषयों की सूची है जो 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची आपकी पंचायती राज से संबंधित है। अधिनियम का उद्देश्य पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था प्रदान करना था। इसमें 3 स्तर की व्यवस्था है, यह आपको याद रखना है। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अशोक मेहता समिति भी पंचायती राज व्यवस्था से, दोनों समितियां आपसे पूछी जा सकती हैं। देख लीजिए कौन कौन सा स्तर था, तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर जनपद पंचायत और उसके बाद में जिला स्तर पर जिला परिषद हुआ करती थी। ये तीनों आपको याद रखना है, आगे आपसे पूछा जा सकता है। अगला है, सबसे कम समय में हाईवे बना करके रिकॉर्ड किसने स्थापित किया है? करंट अफेयर का प्रश्न है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एनएचएआई ने सबसे कम समय में हाईवे बना करके नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड है वो कतर के जो है नाम था, कतर देश के नाम था। देखिए, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचआई ने एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। एनएचआई ने महज 4 दिन और कुछ घंटों में ही 75 किलोमीटर का हाईवे तैयार कर दिया था और यह एक विश्व रिकॉर्ड है जिसको भारत ने स्थापित कर दिया है। कंपनी का नाम है एनएचएआई, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर चलते हैं, मैथ में क्या क्या पूछा गया देख लीजिए। तो मैथ में आज प्रतिशत के बहुत प्रश्न पूछे गए। 3 प्रश्न आपके प्रतिशत के पूछे गए हैं, एक प्रश्न आपका एलसीएम से, उसके बाद में आपके मेंसुरेशन से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लगभग 4 प्रश्न आपके मेंसुरेशन से पूछे जा रहे हैं। सब में आयतन वगैरह पूछा है। अगर आपको नॉर्मली आपको अगर सूत्र याद होगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रश्न शंकु का, एक प्रश्न बेलन का, एक प्रश्न आपका जो है अन्य जो मतलब कि लगभग 2 से 3 प्रश्न आपके आयत वगैरह, शंकु, बेलन यहाँ से लगातार पूछे जा रहे हैं। गोले का आयतन भी पूछा गया था। तो लगभग 3 से 4 प्रश्न आपके मेंसुरेशन के। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई से एक प्रश्न था। एक प्रश्न आपका विभाज्यता के नियम से भी पूछा जा रहा है, ठीक है। एक प्रश्न आपका आया था, एक ही दिशा में 2 ट्रेनें जो है आपकी चल रही हैं, उनके बीच में जो है कुछ दूरी है, मतलब कि कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगी, ऐसे करके जो है एक प्रश्न आपका पूछा गया था ट्रेन से संबंधित। एग्जैक्ट प्रश्न हमको नहीं मिला है। आपका अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो भाई ऊपर लिखे गए प्रश्न नंबर पर अपने प्रश्नों को जरूर सेंड करना अपने नाम के साथ में। समय और कार्य से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। महिला पुरुष वाले प्रश्न पूछे गए, 2 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करती हैं, पुरुष इतने दिन में करते हैं, तो टोटल काम कब समाप्त हो जाएगा, ऐसे प्रश्न। लाभ और हानि के 2 प्रश्न जिसमें एक प्रश्न आपका डिस्काउंट से भी पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं रीजनिंग में आपका कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए रीजनिंग की बात करें तो फिगर काउंटिंग को पकड़ के रखा है सीआरपीएफ वालों ने। 4 से 5 प्रश्न फिगर काउंटिंग से पूछे जा रहे हैं। आकृति वाले जो प्रश्न है, आकृति गिनने वाले से। आयत और त्रिभुज की आकृति ज्यादातर आपकी पूछी जा रही है, ठीक है। सीरीज के 2 प्रश्न है। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट का भी एक प्रश्न पूछा गया है। ब्लड रिलेशन में 2 प्रश्न है और दोनों प्रश्न आपके कोडिंग वाले हैं, यानी कि A@B का मतलब है ए बी की बहन है, ए कॉपीराइट सी का मतलब है ए सी का चाचा है। ऐसे करके जो है प्रश्न जो आपके बनते हैं। 2 प्रश्न आपके कोडिंग ब्लड रिलेशन वाले पूछे गए हैं। 2 प्रश्न आपके डायरेक्शन के भी पूछे गए हैं, दिशा एवं दूरी से। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के अलग से 2 प्रश्न आपके कोडिंग और डिकोडिंग के पूछे जा रहे हैं। तो आकृति वाला जो आपका चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़कर के जाइए, वहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आपके रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिंदी में क्या क्या पूछा गया है। एक प्रश्न आपका पर्यायवाची का हिंदी में पूछा है। 2 प्रश्न आपके संधि विच्छेद से पूछे जा रहे हैं। तत्पुरुष समास से आपके 2 प्रश्न बने हैं जिसमें करण तत्पुरुष समास पूछा गया है। एक प्रश्न करण तत्पुरुष से और एक प्रश्न आपका बहुब्रीहि समास का भी पूछा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है मुहावरे। 2 आपके मुहावरे आए हुए थे।
1 प्रश्न आपका लोकोक्ति का आया था, 2 प्रश्न आपके विलोम शब्द के आए थे और 1 से 2 प्रश्न आपका तत्सम तद्भव का प्रश्न आया था, जिसमें चरने का तत्सम क्या होता है? तो चारण होगा जहाँ तक ऑप्शन में मिला होगा, तो इसका जो है तत्सम आपसे पूछा गया था, ठीक है? तो ये आपका आज का एग्जाम एनालिसिस था। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक पीडीएफ मिल जाएगी। सर्च कर लेना टेलीग्राम पर सक्सेस जंक्शन, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा ये हमारा फ्री स्टडी मटेरियल का टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, इसको आप सर्च करके ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको मैथ की बहुत सारी किताबें, किरण की बहुत सारी किताबें, इंग्लिश की किताबें, हिंदी किताबें, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे क्लास नोट्स आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएंगे। इसको सर्च करके ज्वाइन करना, लेकिन ये सुविधा केवल और केवल सक्सेस जंक्शन के सब्सक्राइबर्स के लिए है। तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में। उसके बाद में जा करके आपको जो है सक्सेस जंक्शन लाइव सर्च करना और यहाँ पर आपको सारी किताबें, आपको नीतू मैम की किताब, ब्रह्मास्त्र जो आपके राकेश यादव सर की फॉर्मूला बुक है, वो सब आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? चलिए भाई, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और एक प्रश्न हमने आपसे पूछा, आरबीआई के गवर्नर वर्तमान में कौन है? तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है? आपका अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम हो तो जितने भी प्रश्न आपको याद रहते हैं 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कर दीजिएगा। हर एक एग्जाम एनालिसिस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं कल पहली शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में डिटेल के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।